हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग भारत के इतिहास के अंतर्गत गुप्त काल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आगामी सीजीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते पहले प्रश्न से कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। संस्थापक, ध्यान में रखना इसको। ओके ओके, उम्मीद होगा इस सेशन को आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अगला प्रश्न है कि गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन दिया है कौन सा इसमें गलत है? तो जो सही है उसको एक बार देख लेते हैं। इन्होंने उत्तर और मध्य भारत के भागों पर शासन किया, बिल्कुल सही कथन है ये, ठीक है। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित हो गई, ये भी सही है। भूमि में करों की वृद्धि और व्यापार और वाणिज्य में करों की कमी की गई, ये भी सही है। लेकिन ये जो कथन दिए ना, राजपद वंशागत था और सिंहासन पद सबसे बड़ा पुत्र को मिलता था, ऐसा कोई कथन नहीं है। जो योग्य था उन्हीं को मिला जाता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्त राजवंशों में क्यों प्रसिद्ध था? ठीक, तो इसको ये इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि ये कला और स्थापत्य कला का उदाहरण था। मतलब अगर गुप्त काल को बोला जाएगा तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से इसको संबोधित करते हैं। स्वर्ण युग, बहुत सारे शासक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये बहुत सारे ऐसे शासक थे ना जो इस साम्राज्य की विस्तार को, स्थापत्य कला को बहुत आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? ये थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न है कि गुप्त संवत निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आपको बताना है गुप्त संवत का प्रारंभ कब से हुआ? प्रारंभ कब से हुआ? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न के बारे में बात करें तो गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्का प्राप्त हुआ? तो ये सोने का, शुद्ध सोने का सिक्का प्राप्त होता है। सर्वाधिक सोने का सिक्का प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त काल शासन में निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी के द्वारा जारी किया जाता, मतलब चांदी के सिक्का जारी किया जाता था? तो चांदी का जो सिक्का होता था ना, वो रुपया कहलाता था, रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में जो 4 संवत का आरंभ हुआ था उसको काल के आधार पर आपको बताना है। सबसे पहला है शक संवत, फिर गुप्त है, फिर हिजरी संवत है, फिर ग्रेगेरियन। और ग्रेगेरियन कैलेंडर को हिंदी पंचांग में स्वीकार किया गया है। ठीक, तो हमारा जो पंचांग है ना वो इसी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद पैगंबर का जन्म, गुप्त भारत में गुप्त शासक या राजवंश का उदय, रोमन कॉलोसियम का पूरा होना और पीटर महान रूस का जार होना। देखो इसका आंसर मैं बता दूं, सबसे पहले रोमन कॉलोसियस का पूरा होना था, फिर राजवंश का उदय हुआ गुप्त राजवंश का, फिर मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ, फिर पीटर महान का रूस का जार बना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? सी, बी, ए, डी। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासन के समय बर्मा का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? बर्मा को प्राचीन भारत में स्वर्ण भूमि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अंकार कोट का मंदिर आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको कंबोडिया में, दक्षेश जो एरिया है ना वहां पर। ओके, गुप्त काल का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो ये राजा के पास था। ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्वेश्चन करा था कि गुप्त संवत कब से प्रारंभ हुआ, इसको आपको मैं आंसर बता दूं 319 एडी में। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, एक्चुअल में संस्थापक क्या होता है? जो आदि पुरुष होते हैं। तो संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बारे में बात करूं तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम। ओके, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल में के जो शिलालेख थे ना उसको एक स्तंभ में रखा गया। तो कहाँ स्थित है? तो वो रखा गया इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम है प्रयागराज, में रखा गया तीनों काल का स्तंभ। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापार कम होने के कारण गुप्त काल में जो साधारण सिक्के थे क्या कहलाते थे? उसको कौड़िया कही जाती थी, कौड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है बेगारों को गुप्त में क्या कहा जाता था? तो बेगारों को गुप्त में विष्ट कहा जाता, विष्टि कहा जाता था, विष्टि। ओके, किस शासन के दौरान मंदिरों और ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम में अनुदान दिया गया? ग्राम अनुदान दिया गया। तो देखो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा ही, ऐसा करके आप नोट करके रख लेना। तो गुप्त काल में जब गुप्त वंश का उदय हुआ तो सर्वाधिक महत्व
यहाँ पर ब्राह्मण और मंदिरों को दिया जाता था। तो यहाँ पर स्थापत्य कला का उदाहरण है। इस आधार में गुप्त काल में जो मंदिरों और ब्राह्मणों को जो अधिक ग्राम भूमि दिया जाता था ना, वो इन्हीं के कार्यकाल में रहता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शासक किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था। तो ऐसा भूमि जो उपज का छठा भाग हो उसको क्या कहा जाता था? अप्रहत। ओके। अधोलिखित में जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था, अगर स्वर्ण मुद्रा को आप कनेक्ट करेंगे तो दिनार से और चांदी का निस्क। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। पहला गुप्त शासक किसके द्वारा कौन सा सिक्का चलवाया गया? मतलब ऐसा शासक का नाम बताना जो सिक्के चलवाए। तो उनका नाम था क्या? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो ये समुद्रगुप्त को, क्योंकि समुद्रगुप्त का एक प्रयास था भारत विजय, विश्व विजय। अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित था? तो ये आपको मिलेंगे गुप्त वंश के आधार पर। यहाँ पर आपको कालिदास भी मिल जाएंगे, कालिदास। आर्यभट्ट भी दिखने मिलेगा। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं कि इलाहाबाद के जो स्तंभ लेख में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण थी? तो ये थी समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के कार्यकाल में आया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? तो ये हरिसेन ने बनवाया। जैसा कि मैंने बोला था, कालिदास महत्वपूर्ण राजकवि में से एक थे। तो याद ध्यान में रखना कि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो चंद्रगुप्त प्रथम थे ना, उनकी उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। गुप्त काल से संबंधित ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उनका नाम आपको मिलेगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने उनकी एक रचना थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त राजा किसने को कौन सा पद मिला था जो विक्रमादित्य का था? मतलब विक्रमादित्य पद किन्हें मिला था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि किसको प्राप्त था? राजेंद्र प्रथम को। वराहमिहिर क्या थे? ये खगोलज्ञ थे, एस्ट्रोलॉजर। शून्य का सिद्धांत के प्रतिपादन करता, जैसे हमने देखा आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ। लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को। देखो चंद्रगुप्त एक्चुअल में ना, इनका शादी लिच्छवी राजकुमारी से हुई थी। अजंता का गुफा किसके द्वारा निर्मित हुआ? ये गुप्त राजवंशों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो यही है ना, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को ही प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संगीत संस्कृत साहित्य से संबंधित है? मतलब संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये है मेघदूत। रचनाकार कौन थे? कालिदास। कालिदास। विक्रम उर्वशियम, ठीक, मेघदूत, रघुवंश चरित्रम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, सब इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वराहमिहिर का जो पंच सिद्धांत था वो संबंधित किससे था? तो वराहमिहिर एक खगोल विज्ञान थे और उनकी रचना क्या थी? पंच सिद्धांतम। बुद्ध चरित्र की लेखक कौन है? पारसव। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवरत्नों की परिषद किससे संबंधित था? हर्षवर्धन, देवपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय या वल्लाल सेन? तो याद रखना, जो नवरत्न का परिषद था ना, वो हर्षवर्धन के संबंध में था। एक वराहमिहिर की एक रचना है बृहत संहिता, वो किस पर आधारित है? ये अर्थशास्त्र पर आधारित है। ओके, आपको कुछ राजवंश दिए हैं, उसको क्रम से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले मौर्य है, ठीक, फिर शुंग आए, फिर कुषाण आए, फिर गुप्त आते हैं। तो एक्चुअल में जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक अलग शासक थे और चंद्रगुप्त एक अलग शासक थे। तो उसको दोनों को ध्यान में रखना। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा इसको क्लियर करना भूल गया था, अभी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचतंत्र, ठीक, सबसे पहले इसके लेखक के नाम को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किसके बारे में है? तो व्यापार और नीति के बारे में है ये पुस्तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे युद्ध किया? इनको सकारी कहा जाता था, सकारी। इसी कारण इसका आंसर क्या होगा? शकों को पराजित करने वाला योद्धा। महरौली में लौह स्तंभ किस राजवंश के अवधि में निर्माण करवाया गया था? ये गुप्त राजवंश के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य में अपने जीवन काल में गुप्त कवि कालिदास द्वारा इनमें से कौन सा मशहूर प्रसिद्ध नाटक लिखा? तो उनका नाटक है
शकुंतला। वैसे तो बहुत सारा है, यहाँ पास मोहनजोदाड़ो, छत्री, ये सब तो हट ही जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? शकुंतला। इसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से वाकाटक शासक ने चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी से विवाह किया? प्रभा से। तो प्रभावती से विवाह करने वाले व्यक्ति थे ना, वो रुद्रसेन थे। ये भारत छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी आप इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न दिखेगा कि लौह स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कहाँ मिलेगा? कुम्हारौली में। कुम्हार संबोधन के लेखक कौन थे? तो ये कालिदास जी। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको भैया? इलाहाबाद स्तंभ लेख में। ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त। अगला प्रश्न है कि मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे? आपको पता होगा, कालिदास जी। नेक्स्ट प्रश्न है भाग और बलि क्या थे? एक राजस्व के स्रोत थे, एक प्रकार का टैक्स था ये। नेक्स्ट प्रश्न को देखें कि भारत प्रथम गुप्त शासक जिसको परम भागवत की उपाधि प्राप्त हुई, उनका क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कथन को आपको बताना है कि कौन सा सही है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, बिल्कुल सही। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, गलत। ठीक है। उसके बाद वह प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे, ये सही। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके शासनकाल में हूणों का भारत में आक्रमण हुआ? तो ये स्कंदगुप्त के समय। एक चीज याद रखिएगा, जो गुप्त काल है ना, वहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण हुआ, एक प्रसिद्ध विद्यालय का निर्माण, जिसका नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। किसने करवाया? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा के भगवान किसे माना जाता था? धन्वंतरी को। ये एक प्रकार से मेडिसिन मैन थे। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करते थे। इनका निर्माण करवाया था कुमारगुप्त ने। निम्नलिखित में किस अभिलेख में, शिलालेख में, ठीक है, सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ में उदाहरण मिलता है? तो ये है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीनी यात्री हुए थे, सुन यून ने भारत में कब प्रथम प्रवेश किया? तो ये 518 भारत में आए थे। आगे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था गुप्त राजवंशों में, वही अंतिम शासक थे। कौन थे? कुमारगुप्त जी। ठीक। पंचतंत्र के लेखक कौन है? संकलनकर्ता कौन है? ये विष्णु शर्मा। मानव जाति के इतिहास में दूसरी महत्वपूर्ण खोज क्या थी? ये लोहा। तो पहला क्या था? ध्यान में रखना, इसका आपको आंसर बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त जी। ओके। गुप्त सम्राट में होड़ों को पराजित करने वाले स्कंदगुप्त, इसी कारण इनको होड़ारी कहा जाता था। होड़ारी। देखिए ये क्वेश्चन इतना जल्दी जल्दी देख रहे हैं ताकि हम लोग कम समय में अधिक प्रश्न देख सकें, और यहाँ से आप कुछ भी प्रश्न देखते हैं, यहाँ से अगर 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो कालिदास जी द्वारा लिखित है मालविका अग्निमित्रम के नाटक का जो मुख्य नायक थे वो कौन थे? पुष्पमित्र शुंग। ये एक प्रेम कहानी को वर्णन करते हैं, मालविका और अग्निमित्र के, मालविका और पुष्पमित्र शुंग के। ओके, आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। मैं आपको बता दूं, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और महाबली का मंडप, ये तीनों शामिल किया गया। कन्हेरी की गुफा को नहीं किया गया है, इसी कारण इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। वाण भट्ट किनके समय के राजदरबारी थे? ये हर्षगुप्त, हर्षवर्धन के समय। इनकी 2 रचनाएं हैं, उसको बताइएगा, और वाण भट्ट की 3 रचनाएं हैं, उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न उसी से संबंध है। निम्नलिखित में कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, नागानंद है, लेकिन हर्षचरित्र नहीं है। तो कुल मिला के आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण सेशन यहाँ हम लोग स्टॉप करते हैं। अगले पार्ट में मिलेंगे, और कल से भारत के भूगोल का मैप बेस क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छा लगे सेशन तो लाइक करें चैनल को, और वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।